स्वागत। आज की इस कक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत एक बहुत ही मुख्य टॉपिक को हम देखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा व्यक्तित्व। यह व्यक्तित्व टॉपिक निश्चित रूप से आपने सुना होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा। आज इसी का थोड़ा हम सामान्य जानकारी लेकर इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले बता रहता हूँ कि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर हम हमारी अगली कक्षाओं की आपको नवीन जानकारी देते रहेंगे। और बात करते हैं कि मेरी पिछली कक्षाओं में आपने शिक्षा को देख लिया, शिक्षा मनोविज्ञान को देख लिया, अधिगम को देख लिया, बुद्धि को देख लिया। आज हम नए टॉपिक के रूप में व्यक्तित्व को लेकर आए हैं। व्यक्तित्व निश्चित रूप से प्रश्न बनता है, चाहे वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न पत्र हो, उसमें आप किसी भी पेपर को देख लीजिए, उसमें आपको व्यक्तित्व संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से मिलेगा। व्यक्तित्व वैसे देखा जाए तो एक सरल टॉपिक है, लेकिन इसको समझने में थोड़ा सा हमको शुरुआत में आसान लगेगी, लेकिन जो इसके सिद्धांत हैं वो थोड़े से हमको कई बार कन्फ्यूजन में, असमंजस में डाल देते हैं। तो बात करते हैं व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व मूल रूप से व्यक्तित्व से तात्पर्य है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द पर्सनालिटी से ये शब्द निर्मित हुआ है। यानी पर्सनालिटी जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसका हिंदी रूपांतरण होता है व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व की जब हम बात करते हैं तो व्यक्तित्व को लेकर व्यक्तिक विभिन्नता अलग होता है और व्यक्तित्व अलग होता है। कई बार परीक्षाओं में कंफ्यूज करने के लिए विद्यार्थियों को इस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं जिसमें व्यक्तिगत भिन्नता और व्यक्तित्व दोनों से मिलते जुलते प्रश्नों का समावेश होता है। यहाँ हमको समझना है सबसे पहले व्यक्तित्व को कि व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व का जो शब्द है वो व्यक्ति और तत्व इन दोनों से मिलकर बना है, जो कि मूल रूप से अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतरण है। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनसे कह देता हूँ कि अभी हमारी ऑडियो कक्षाएं हम दे रहे हैं। इसका कारण है कि कोरोना के संकट काल में हम भौतिक संसाधनों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसके द्वारा आपको वीडियो कक्षाएं अभी देना हमारे लिए सुविधाजनक नहीं है। किंतु यथाशीघ्र, अतिशीघ्र हम आपको वीडियो क्लासेस देंगे जिसमें आपको बोर्ड पे सारा वर्कआउट करके आपको समझाया जाएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल आप इसका नोटबुक और एक कलम अपने साथ रखें और इन चीज़ों को लिखते रहें, क्योंकि ये सिस्टमेटिक जो चीज़ें आपको दी जा रही है, कई किताबों का संकलन है, वो आपका मिश्रण आपको मिलने वाला है। बात करते हैं पर्सनालिटी। पर्सनालिटी जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये पर्सनालिटी जो मूल शब्द निकला है वो पर्सोना, PERSONA, ये लैटिन भाषा का शब्द है। यानी पर्सोना मूल शब्द था जो लैटिन भाषा का था। इस पर्सोना से तात्पर्य था नकली चेहरा कह सकते हैं, मुखौटा कह सकते हैं, नकाब कह सकते हैं, या हम इसको आज की इस कोरोना के संकट में आप देख रहे हैं मास्क, ये मास्क भी इसी का रूपांतरण कह सकते हैं। तो पर्सोना शब्द से तात्पर्य हुआ नकली चेहरा, मुखौटा, नकाब। यही पर्सोना शब्द अंग्रेजी में परिवर्तित होकर पर्सनालिटी बना। इसकी स्पेलिंग आप क्लियर लिखिए, PERSONALITY। प्रश्न यहीं से शुरुआत होती है और प्रश्न यहीं से निकल के आए हुए हैं। सामान्य हमको लगता है, लेकिन प्रश्न जब बन के आता है तब हमको पता नहीं होता कि पर्सोना शब्द क्या था या उसका हिंदी रूपांतरण क्या था। तो तीन चीज़ें हमने देख ली। पर्सोना लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अंग्रेजी रूपांतरण पर्सनालिटी था और हिंदी रूपांतरण व्यक्तित्व बना। अब हम पहुँचते हैं कि व्यक्तित्व जो हमने इससे पहले देखा था, व्यक्ति प्लस तत्व। व्यक्तित्व शब्द निर्मित है और व्यक्तित्व का निर्धारण किस आधार पर था। तो यहाँ हम देखें तो व्यक्तित्व का निर्धारण हम दो रूपों में अलग अलग कर सकते हैं। आप इसके दो डिवीजन कर लीजिए। एक इसका जो प्राचीन रूप में इसे कैसे क्या माना जाता था और अभी आधुनिक या वर्तमान स्थिति में इसे क्या माना जा रहा है। क्योंकि व्यक्तित्व हम कई जगह आज भी सुनने मिलता है कि उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, उसका व्यक्तित्व ऐसा है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस व्यक्तित्व को किन आधारों पर लिया जा रहा है और प्राचीन रूप में व्यक्तित्व को किन आधारों पर लिया जाता था, इन दोनों के बारे में हमको यथास्थिति क्लियर होना आवश्यक है। तो पहले हम बात करते हैं प्राचीन काल की या प्राचीन समय में व्यक्तित्व को लेकर इसका जो आधार,
इसका जो बेस था उसमें व्यक्ति के बाह्य रूप को देखा जाता था। बाह्य रूप में आप देख सकते हैं उसकी वेशभूषा, उसका रंग, उसका रूप, उसका पहनावा, उसका चाल चलन, इन चीज़ों को देखकर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण मापा जाता था। लेकिन यही प्राचीन काल की स्थिति जब धीरे धीरे बदलती गई तो वर्तमान में जाकर इस व्यक्तित्व को लेकर उसमें परिवर्तन हो गया। और वर्तमान में इसमें जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसके अंतर्गत देखा गया है कि प्राचीन काल में जो बाह्य रूप देखा जाता था उस बाह्य रूप को तो देखा ही जाता है, लेकिन साथ साथ में गुणों को, विचारों को, स्वभावों को, यानी कि उसके व्यक्ति के आंतरिक रूपों को भी व्यक्तित्व में शामिल किया जाता है। तो हमने यहाँ दो चीज़ों का तुलना की है कि प्राचीन काल में वेशभूषा, रंग रूप जो बाह्य रूप थे उसके आधार पर निर्धारण था, और वर्तमान में बाह्य रूप के साथ साथ उसका आंतरिक रूप भी उसमें शामिल किया गया। अब हम बात करते हैं कि व्यक्तित्व शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग था वो एडलर डेल ने किया था। इसको आप अपनी नोटबुक में लिखिए, ये हर सामान्य किताबों में नहीं मिलेगा या ऑनलाइन कक्षाओं में आपको कोई नहीं बताएगा। तो व्यक्तित्व शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो एडलर डेल ने किया है। व्यक्तित्व का प्रथम जो परीक्षण है वो 400 बीसी में हिप्पोक्रेटस ने किया था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा और ये भी सामान्य रूप से आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैंने बताया कि मेरी कक्षाओं को जिसने सुना है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने मियाँ मिट्ठू बन रहा हूँ, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको जो दिया जा रहा है ये आपको एक अच्छा निष्कर्ष या अच्छा परिणाम दिया जा रहा है, ताकि आप भ्रामक तथ्यों से, भ्रामक कंफ्यूजिंग वाले फैक्टर से बचें। और आपको जो एक ठगे जाने वाली स्थिति है कि आपके साथ में गलत आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं और उसमें आप गलत चीज़ें पढ़ लेते हैं, उस चीज़ों से बचने के लिए मुझे इन सब चीज़ों का मिश्रण करना आवश्यक लगा। तो हमने यहाँ दो चीज़ें और देखी। व्यक्तित्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एडलर डेल ने किया था। व्यक्तित्व का प्रथम परीक्षण 400 बीसी में हिप्पोक्रेटस ने किया था। दोनों के नीचे अंडरलाइन कीजिएगा। और यह जो परीक्षण था वो रक्त और पित्त पर आधारित था। रक्त और पित्त का मतलब ये कि उस जैसा उसका पित्त होता था, कलर होता था, रंग होता था, उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता था। जैसे हम बात करें उदाहरण के तौर पर, हम देखा जाए अगर किसी ने पीला पित्त धारण कर रखा है, पीला पित्त का मतलब है कि उसका कलर, अगर उसने जो वस्त्र धारण कर रखे हैं या उसने जो पीला पित्त लगा रखा है, तो उससे तात्पर्य निकाला जाता था कि या तो कोई ज्ञानी है, कोई विद्वान है, या कोई विनम्र स्वभाव का व्यक्ति है, कोई गुरु है। उस तरह के व्यक्ति उस कलर को या उस रंग को धारण करते थे। फिर हम बात करें अगर वो सफ़ेद पित्त धारण किया हुआ तो उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जा रहा है कि या तो वो शांति प्रिय पुरुष है, या यज्ञ अनुष्ठान में विश्वास करने वाला व्यक्ति है, या फिर हम कह सकते थे कि वो कोई साधु संत है, महात्मा है। तो सफ़ेद पित्त से तात्पर्य व्यक्तित्व को लेकर जो निर्धारण किया है उसमें इस तरह के व्यक्तियों का चित्रण था। फिर हम बात करें अगर लाल पित्त को उसमें सम्मिलित किया जाए तो वह तो क्रोधित स्वभाव का व्यक्ति है, या कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, या हम कह सकते हैं सत्ता की इच्छा रखने वाला व्यक्ति है। सत्ता की इच्छा रखने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से कोई राजा होगा, राजकुमार होगा, तो वहाँ उनका लाल पित्त वो धारण करते थे। तो ये जो बात मैंने बताई है ये प्राचीन काल की बात थी, जहां व्यक्तित्व का निर्धारण पित्त के आधार पर या व्यक्ति के बाह्य रूप के आधार पर या उसकी वेशभूषा के आधार पर या रंग रूप के आधार पर होता था। किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्राचीन काल का जो चित्रण था वो तो सम्मिलित है ही है, किंतु व्यक्ति के साथ साथ में गुणों को, विचारों को, स्वभाव को, उसकी बोली को, उसकी भाषा को, जो उसके आंतरिक रूप में जो गुण विद्यमान है उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया। यानी कि बाह्य और आंतरिक रूप का जो मिश्रण किया है वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्यक्तित्व का परिचायक बन गया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि व्यक्तित्व कहाँ से प्रारंभ हुआ, कैसे आगे बढ़ा, व्यक्तित्व शब्द का निर्माण कैसे हुआ, व्यक्तित्व किस भाषा से निकला है, मूल भाषा का शब्द क्या था और मूल भाषा में उस शब्द का तात्पर्य क्या कहलाता था। फिर से मैं एक बार उसी चीज का दोहरान कर रहा हूं जो हमने सबसे पहले देखी, पर्सोना शब्द। ये प्रश्न बना हुआ है, पिछली परीक्षाओं में आप उसके पेपर को उठाकर देख सकते हैं। पर्सोना शब्द का तात्पर्य होता है नकली चेहरा, कि व्यक्ति जो अंदर से है किंतु बाहर अपने अलग व्यक्तित्व को, अलग रूप को दर्शाता है, वो पर्सोना होता है। यह हम कहते हैं कि उसने एक नकली मुखौटा धारण कर रखा है। कई बार हम देखते हैं कि रामलीला में जो राम का
अवतार है या राम का जो किरदार है वो उस स्टेज पर चढ़ने के बाद एक नकली चेहरा लेके गया, उसका वास्तविक रूप में वो गुणों से संपन्न नहीं है, किंतु वहाँ उसको अपनी रामलीला में उस किरदार को निभाना है, इसलिए उसने उस किरदार को निभाने के लिए एक राम रूपी रूप धारण किया जो एक नकली चेहरा है। वास्तविकता में उसके आंतरिक गुणों को सभी लोग भी पहचानते हैं और वो स्वयं भी उसको जानता है। तो यहाँ पर्सोना को लेकर हमने काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया है। फिर हम बात करते हैं व्यक्तित्व के अंतर्गत कई बार परिभाषाएं पूछी गई है, परिभाषाएं सब में आती है, इसी रूप में यहाँ भी हम 4-5 परिभाषाएं जो मुख्य हैं जिनसे प्रश्न बन सकता है और जिन्होंने अच्छे मनोवैज्ञानिकों ने जो परिभाषाएं दी है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो व्यक्तित्व को लेकर सबसे पहले वैलेंटाइन महोदय ने बहुत ही अच्छी एक परिभाषा दी थी। वैलेंटाइन महोदय ने कहा था कि व्यक्तित्व जन्मजात अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। दोहरान कर रहा हूं, व्यक्तित्व जन्मजात, अंडरलाइन करना ये शब्द के नीचे, जन्मजात अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, जो व्यक्ति को वंशानुक्रम रूप में प्राप्त हुई है, जो उसकी अर्जित प्रवृत्तियां हैं, जो उसको माता पिता से मिली है, वैलेंटाइन के अनुसार वही जो प्रवृत्ति है, वही उसका जो मिश्रण है, वही जो योग है, वही व्यक्तित्व कहलाता है। दूसरी हम परिभाषा के रूप में देखें, वुडवर्थ महोदय, जो कि शिक्षा मनोविज्ञान के लगभग सभी टॉपिक में इन्होंने अपनी परिभाषाओं का रेखांकन किया है, तो यहाँ भी उन्होंने अपने शब्दों का कुछ न्योछावर किया है। वुडवर्थ कहते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया उन्होंने कि व्यक्तित्व जो व्यक्ति है, जो इंसान है, उसके व्यवहार की समग्र विशेषता है, यानी कि उसका जो कंप्लीट समावेश, पूर्ण जो समावेश है, जो समग्र विशेषता है उसमें सम्मिलित रहती है। उसी प्रकार से हम बात करें, एक महोदय हैं आलपोर्ट महोदय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा और आलपोर्ट महोदय को परीक्षा में पूछा गया है। आलपोर्ट महोदय ने भी अपनी परिभाषाओं में एक बार संशोधन किया था, इसलिए 2 रूपों में उन्होंने परिभाषा दी है। पहली जो परिभाषा दी थी, आलपोर्ट ने कहा था कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोशारीरिक, इस शब्द को आपको समझना होगा, व्यक्ति के मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, गत्यात्मक अर्थात गति करने वाला, साथ ही जिसके माध्यम से व्यक्ति वातावरण के साथ अनूठा समायोजन स्थापित करता है। यह आलपोर्ट महोदय की पहली परिभाषा है जो उन्होंने सबसे पहले व्यक्तित्व को लेकर दी थी। इस परिभाषा में उन्होंने बताया था कि मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन, और साथ ही बताया था कि व्यक्ति उन संगठनों के साथ या उस गुणों के साथ वातावरण के साथ में अनूठा समायोजन स्थापित करता है। यह आलपोर्ट ने अपनी पहली परिभाषा दी थी और आलपोर्ट महोदय ने इसी परिभाषाओं का संशोधन करके 1961 में व्यक्तित्व को लेकर एक परिभाषा और दी, और इस परिभाषा में उन्होंने कुछ संशोधन किया है अपनी पहली परिभाषा में। दूसरी परिभाषा, उनकी संशोधित परिभाषा मैं बोलने जा रहा हूं, व्यक्तित्व केवल वातावरण के साथ समायोजन नहीं करता, क्योंकि ये बात उन्होंने पहले बोली थी ऊपर। दूसरी परिभाषा में क्या बोला कि व्यक्तित्व केवल वातावरण के साथ समायोजन स्थापित नहीं करता, बल्कि व्यक्ति की पहचान बनाने वाले विशिष्ट गुणों का या विचारों का निर्धारण भी करता है। तो यहाँ पे संशोधित करके उन्होंने ये बात बताई कि केवल वातावरण के साथ समायोजन नहीं है, साथ साथ में व्यक्ति की जो पहचान बनाने वाले विशिष्ट गुण हैं या व्यक्ति के जो विशिष्ट विचार हैं उनका निर्धारण भी व्यक्तित्व ही करता है। तो आलपोर्ट महोदय की परिभाषा पूछने का कारण क्या है कि उन्होंने पहले मनोशारीरिक रूप में जो बात बताई और उसी को बाद में उन्होंने उस गुणों को निर्धारण करने की बात बताई, इसलिए आलपोर्ट महोदय की व्यक्तित्व को लेकर 2 परिभाषा है। कई बार विद्यार्थी मेरी कक्षा में कंफ्यूज हुए, उन्होंने पूछा भी है कि सर हमने एक ही किताब से 2 परिभाषा एक ही आलपोर्ट महोदय की पढ़ी है, तो वहीं पे मैंने इस बात को बताया कि आलपोर्ट महोदय ने पहली देकर दूसरी संशोधित रूप में इसको प्रस्तावित की है। फिर हम व्यक्तित्व की बात करें, अगर व्यक्तित्व की परिभाषाओं में देखें तो गिलफोर्ड महोदय, गिलफोर्ड में भी लगभग आपने देखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी मुख्य विषय वस्तु के टॉपिक हैं, सब में परिभाषा दी है। तो यहाँ पर गिलफोर्ड महोदय ने बताया है व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। एक शब्द डाला है उन्होंने, समन्वित रूप। समन्वित तात्पर्य यह है कि व्यक्तित्व, व्यक्ति के अंदर जितने भी गुण हैं
उन सभी गुणों को समन्वित करके, एकत्रित करके जो रूप बनता है वो व्यक्तित्व कहलाता है। यह गिलफोर्ड महोदय का कहना है। और अगर हम व्यक्तित्व की परिभाषाओं में जाएं तो एक डेसिल महोदय की परिभाषाएं भी काफी इंपॉर्टेंट रहती है। और डेसिल महोदय कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। बहुत ही कम शब्दों में समझाने का प्रयास किया है, और आप भी इसको समझिए कि व्यक्तित्व क्या बताया है। व्यक्ति के संगठित व्यवहार का मतलब ये कि वो जिस तरह का बोलचाल, उसका खाना पीना, रहन सहन, चाल ढाल, सब कुछ आ गया, यानी कि उसका संगठित जो व्यवहार है उसका संपूर्ण चित्र है। चित्र का मतलब एक इमेज है, एक प्रस्तुतिकरण है। डेसिल महोदय ने कम शब्दों में इससे ज्यादा बताने की कोशिश की, यानी कि एक गागर में सागर भरने का प्रयास डेसिल महोदय ने किया है व्यक्तित्व को लेकर। तो ये कुछ मुख्य परिभाषाएं थी व्यक्तित्व को लेकर। काफ़ी कई लोगों ने परिभाषा दी है, लेकिन जो मुख्य रूप से परिभाषाएं पूछी गई है मैंने आपको 4-5 नोट करवाई है, इसको अपनी नोटबुक में निश्चित रूप से नोट कर लीजिए। अब हम व्यक्तित्व को लेकर व्यक्तित्व की विशेषताओं में जाएं तो विशेषताएं में देखा जा सकता है कि पहली विशेषता आप लिख सकते हैं, व्यक्तित्व वंशक्रम और वातावरण से संबंधित होता है। अभी हमने वंशक्रम और वातावरण का टॉपिक नहीं पढ़ा है, किंतु एक सरल सा टॉपिक है, हम अगली कक्षा में इसको निश्चित रूप से पढ़ेंगे। तो यहाँ जो बात मैंने पहली विशेषता बताई है कि जो व्यक्तित्व है वो व्यक्ति के वंशक्रम, यानी कि उसको जो वंशानुक्रम रूप में जो गुण मिले हैं, साथ ही वातावरण, यानी कि जहाँ वो रह रहा है उसके आसपास का वातावरण या उसके पारिवारिक वातावरण या सामाजिक वातावरण, जो भी उसका स्थानीय वातावरण है उससे संबंधित होता है, उसी से उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। दूसरा हम देखें कि व्यक्तित्व से व्यक्ति की पहचान होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर इसकी विशेषताओं में देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है कि व्यक्तित्व से व्यक्ति की पहचान होती है, कि कौन व्यक्ति क्या है उसकी अगर आपको पहचान करनी है निश्चित रूप से उसके व्यक्तित्व से ही उसकी पहचान होगी। और क्या हम देख सकते हैं कि व्यक्तित्व समायोजन में सहायक है, यानी कि किसी के साथ में कोऑर्डिनेशन जमाना, किसी के साथ में समायोजन स्थापित करना, अनुकूल परिस्थितियों में जाना, प्रतिकूल से अनुकूल बनना, यहाँ भी आपका व्यक्तित्व आपको योगदान देगा। इसीलिए इस विशेषताओं में उसको लिखा जा सकता है। फिर हम देखते हैं व्यक्तित्व परिवर्तनशील होता है। व्यक्तित्व परिवर्तनशील से तात्पर्य है कि बदल सकता है। जरूरी नहीं कि व्यक्ति के सारे ही गुण वैसे के वैसे चलें जो हमने उसको पहली बार देखा था और उनको निर्धारण कर दे कि वो व्यक्ति ऐसा है। व्यक्तित्व निश्चित रूप से परिवर्तनशील है। आप देश काल और परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति अपना व्यक्तित्व को बदलने में सक्षम रहता है। फिर हम देखें कि व्यक्तित्व को विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से पता भी लगाया जा सकता है। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में देखा था, बुद्धि के मापन के अंतर्गत बुद्धि मापन का एक सूत्र दिया हुआ था। तो बुद्धि मापन में हमने जो सूत्र देखा था उसके अंदर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 जो ये सूत्र था, उसके आधार पर बुद्धि परीक्षण या बुद्धि का मापन कर सकते थे। बुद्धि की योग्यता के आधार पर तोला जा सकता था। वहीं उसी रूप में व्यक्तित्व को भी परीक्षण के आधार पर उसका मापन किया जा सकता है कि इसका व्यक्तित्व किस तरह का हो सकता है। और निश्चित रूप से आपने भी अपने बीएड या प्रशिक्षण काल के दौरान कोई ना कोई ऐसी मापनी या ऐसी न कोई मापन परीक्षण का प्रयोग किया ही होगा। तो वो जो मापन परीक्षण था वो व्यक्तित्व से संबंधित ही होता है। फिर हम देखें व्यक्तित्व की विशेषताओं में, तो व्यक्तित्व के निर्माण में अनुकरण का महत्वपूर्ण योगदान है। अनुकरण का मतलब है कि आप किसी को फॉलो करके अपने व्यक्तित्व को बदल सकते हैं, आप उसके जैसा करके अपने आप को बदल सकते हैं। आप खेल के क्षेत्र में अपने खेल के व्यक्तित्व में जो निर्माण करना है तो किसी और को देखकर वैसा खेल आप भी अपने व्यक्तित्व में ला सकते हैं, या किसी के विचारों को सुन के अपने विचारों को बदल सकते हैं। तो व्यक्तित्व निर्माण में अनुकरण का महत्वपूर्ण योगदान है। हम और देख सकते हैं विशेषता है, तो व्यक्तित्व की अभिवृत्ति जैसी होगी उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही बनता है। यानी व्यक्ति की जो अभिवृत्ति है, उसका स्वभाव है, उसका जो इच्छा है वो रखता है, जो महत्वाकांक्षा रखता है, उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही बनेगा। तो जैसी उसकी रुचि वैसा उसका व्यक्तित्व निर्माण हो जाएगा। साथ ही हम देखें वातावरण में परिवर्तन करके व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन लाया जा सकता है, कि व्यक्ति को ऐसा वातावरण मिला है कि जहां उसके व्यक्तित्व का एक बार निर्माण हो गया है,
लेकिन अगर उस परिस्थितियों से, उस वातावरण से अगर व्यक्ति को वहां से हटा के दूसरे वातावरण में प्रवेश करा दिया जाएगा तो निश्चित रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी परिवर्तन आ जाएगा। साथ ही हम देखें तो व्यक्तित्व का निर्माण अध्यापक की अभिवृत्ति पर भी निर्भर करता है। अर्थात सबसे पहले अगर बालक या व्यक्ति किसी की बात मानेगा तो आपने भी देखा है कि वो अपने गुरु की बात को अनुकरण करता है, अनुसरण करता है। तो यहाँ व्यक्तित्व अगर निर्माण करना है तो अध्यापक का भी योगदान होता है। इसीलिए कहते हैं कि अध्यापक को सकारात्मक अभिवृत्ति वाला होना चाहिए। अगर गुरु या टीचर या मार्गदर्शक स्वयं ही नकारात्मक अभिवृत्ति वाले होंगे तो बालक का निर्माण भी नकारात्मक अभिवृत्ति वाला बनेगा। इसीलिए शिक्षक को या अध्यापक को सकारात्मक अभिवृत्ति वाला होना चाहिए। फिर एक इंपॉर्टेंट बात हम विशेषताओं में डाल सकते हैं कि बुद्धि के बिना व्यक्तित्व की कल्पना कभी भी नहीं की जा सकती। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये और सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है ये, क्योंकि बुद्धि के बिना किसी भी तरह का गत्यात्मक या शारीरिक गति, सामाजिक गति नहीं हो पाएगी। उसी रूप में बुद्धि के बिना व्यक्तित्व का निर्माण भी या व्यक्तित्व की भी कल्पना करना भी संभव नहीं होगा। साथ ही हम देखें कि बुद्धि के साथ व्यक्तित्व कैसे जुड़ा रहता है, उसके शारीरिक और मानसिक गतिविधियों आदि से जुड़ा रहता है, इसलिए उससे प्रभावित होता है। तो बुद्धि के साथ में व्यक्तित्व निश्चित रूप से जुड़ा हुआ मिलेगा, संपर्क उसका बुद्धि से ही होगा। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अंदर जिन गुणों का प्रदर्शन करना चाहता है उसमें बुद्धि का योगदान होना अति आवश्यक है। बिना बुद्धि बल के वो कार्य नहीं हो पाएगा और अपने व्यक्तित्व का परिचय वो नहीं दे पाएगा। तो यहाँ हमने कुछ विशेषताएं देखी हैं व्यक्तित्व की। सरल सा टॉपिक है, अच्छा सा टॉपिक है। आप निश्चित रूप से इसमें कमेंट कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो मुझे आप पूछ सकते हैं। मेरा सारे सोशल साइट्स पर मेरा नंबर है, आप पर्सनली मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आप मुझे लाइव चैट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने जो देखा है वो व्यक्तित्व की विशेषताओं की बात थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, व्यक्तित्व के सिद्धांतों पे हम पहुँचेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है व्यक्तित्व के सिद्धांत। कई अलग अलग मनोवैज्ञानिक आए, अलग अलग सिद्धांत को देखे गए हैं। तो यहाँ हम कुछ मनोवैज्ञानिकों के जो मुख्य मनोवैज्ञानिक हैं और मुख्य जो सिद्धांत व्यक्तित्व को लेकर दिए हैं उनका थोड़ा सा विश्लेषण कर सकते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं व्यक्तित्व के अंतर्गत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है आपका मनोविश्लेषण सिद्धांत। मनोविश्लेषण सिद्धांत जो दिया था वो सिगमंड फ्रायड ने दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मनोविश्लेषण सिद्धांत देने वाले हैं इसके सिगमंड फ्रायड। और फ्रायड ने यहाँ व्यक्तित्व के निर्माण में 3 मन को स्वीकार किया। इस बात को हम जब अगली कक्षा व्यक्तित्व की होगी निश्चित रूप से उसको गहराई में देखेंगे। 3 मन स्वीकार किए हैं, मन की चर्चा की है। इस सिद्धांत का नाम मनोविश्लेषण सिद्धांत था। मन के अंतर्गत सिगमंड फ्रायड ने चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन, इन 3 मन को अलग अलग रूप में निर्धारित किया है। और फ्रायड ने इन तीनों ही मन के ऊपर अपनी इस गत्यात्मक संगठन में व्यक्तित्व के निर्माण को बताया है। और यहाँ चेतन मन की अगर बात की जाए तो उसके अंदर ईड, ईगो, सुपर ईगो यानी ईदम, अहम और पराअहम, इन 3 पर यह निर्भर करता है। इस बात का विश्लेषण यहाँ पर देखने को हमको मिलेगा। तो पहला सिद्धांत व्यक्तित्व में हम जो पढ़ने वाले हैं सिगमंड फ्रायड के अनुसार है मनोविश्लेषण सिद्धांत। इसको नोट करिए अपनी नोटबुक में। दूसरा सिद्धांत हम देखेंगे आवश्यकता का सिद्धांत, या ऐसे कह सकते हैं मांग का सिद्धांत। यहाँ 5 तरह की आवश्यकता अब्राहम मैस्लो ने दिए। इसका मतलब ये हुआ कि आवश्यकता का सिद्धांत देने वाले जो हैं इसके प्रवर्तक अब्राहम मैस्लो। नोटबुक में नोट कर लीजिए इसको। फिर हम बात करें तीसरा जो सिद्धांत है वो शरीर की संरचना के आधार पर दिया हुआ व्यक्तित्व का सिद्धांत है। तो व्यक्तित्व की शरीर की संरचना के आधार पर जो सिद्धांत दिया है वो देने वाले 2 हैं। WH सेल्डन महोदय ने भी शरीर संरचना पे दिया है और क्रेस्मर ने भी शरीर की संरचना पर ही दिया है। अर्थात शरीर की संरचना से तात्पर्य हुआ कि सेल्डन महोदय ने शरीर की संरचना 3 रूपों में बताई। पहले तरह के जो व्यक्ति थे उसमें गोलाकृति वाले व्यक्ति हैं जिनको एंडोमॉर्फिक कहा गया। दूसरा आयताकृति वाले थे जिसको मेसोमॉर्फिक कहा गया। और तीसरा लंबवत
रूप में जो थे उनको एक्टोमॉर्फिक कहा गया। ये सेल्डन महोदय के अनुसार शरीर संरचना के अंदर 3 तरह का निर्धारण उन्होंने किया है, 3 आकृतियां शरीर की उन्होंने बताई है। अर्थात इस तरह की आकृति के जो व्यक्ति होंगे उनका व्यक्तित्व उसी आधार पर निर्धारित होगा। जैसे कि देखा जाए गोलाकृति वाले अगर लोग होंगे तो वो व्यक्ति वो भारीपन वाले होंगे, आराम पसंदगी वाले होंगे, मस्त मिजाजी होंगे या तनाव रहित होंगे, अर्थात भोजन प्रिय वाले होंगे, घूमने फिरने के शौकीन होंगे। इस तरह के व्यक्ति एंडोमॉर्फिक होते हैं, ये सेल्डन ने उनका निर्धारण किया है। उसी प्रकार के आयताकृति वाले हैं और उसी प्रकार के आपका तीसरा लंबवत आकृति वाले हैं। इस तरह का निर्धारण सेल्डन ने 3 रूपों में किया और उसी रूप में शरीर की संरचना सिद्धांत के अंतर्गत 3 वर्गीकरण क्रेस्मर महोदय ने भी किए हैं। उन्होंने 3 रूप बताए हैं, स्थूलकाय शरीर वाले लोग अर्थात पिकनिक स्वभाव के, दूसरा सुडौल शरीर वाले लोग अर्थात एथलेटिक स्वभाव के, तीसरा कृशकाय जिनको उन्होंने एस्थेनिक आकृति वाले कहा है। तो यहाँ क्रेस्मर के भी 3 तरह की काया बताई है, 3 तरह की आकृतियां बताई है, स्थूलकाय, सुडौल और कृशकाय। और उसी रूप में सेल्डन ने भी 3 तरह की शरीर की संरचना आकृति बताई है। तो यह जो दूसरा सिद्धांत आपने देखा वो आपका शरीर संरचना सिद्धांत था जो W.H. सेल्डन और क्रेस्मर महोदय ने दिया है। फिर हम चर्चा करेंगे व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, आपको बीएड में पढ़ने में आया होगा और समझने में भी आया होगा। तो यहाँ हम उसकी विस्तृत चर्चा भी देखेंगे। तो यहाँ जो सिद्धांत था व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत, इसको जो देने वाले हैं वो आलपोर्ट महोदय हैं। आलपोर्ट महोदय को लेकर हमने आलपोर्ट महोदय की 2 परिभाषाएं पढ़ी हुई है और आलपोर्ट महोदय ने यहाँ सामान्य शील गुण और विशिष्ट शील गुण इस आधार पर शील गुणों का निर्धारण 2 रूपों में किया है, जिसकी विस्तृत चर्चा हमको अगली कक्षा में जल्दी देखने को मिलेगी। शील गुणों के आधार पर उन्होंने सामान्य शील गुणों का अभिप्राय अलग बताया है और विशिष्ट शील गुणों का अभिप्राय व्यक्तित्व में अलग बताया है। यह हो गई आपकी व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत देने वाले आलपोर्ट महोदय। फिर हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व का सामाजिक सिद्धांत, जिसको दिया है कार्ल जुंग ने। जुंग का कहीं कहीं नाम आपको युंग भी मिलेगा, उनका पूरा नाम है कार्ल जुंग या कार्ल युंग। यहाँ पे जुंग ने व्यक्तित्व निर्धारण में अंतर्मुखी स्वभाव वाला व्यक्तित्व और बहिर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्तित्व 2 तरह के व्यक्तियों की चर्चा की है। ये 2 तरह के व्यक्ति होते हैं जो अलग अलग गुणों से अलग अलग स्वभाव वाले होते हैं और इनको इनके व्यक्तित्व के आधार पर निर्धारित किया है। फिर व्यक्तित्व निर्धारण में हम देखेंगे या व्यक्तित्व के सिद्धांतों में व्यक्तित्व का मूल्यों के आधार पर सिद्धांत देखेंगे, जिसे देने वाले हैं स्पेंसर महोदय। यहाँ मूल्य को लेकर, मूल्य से तात्पर्य है वैल्यूज। स्पेंसर महोदय ने यहाँ मूल्यों की बात की है कि आर्थिक मूल्य, धार्मिक मूल्य या सामाजिक मूल्य, सैद्धांतिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य और कलात्मक मूल्य, इन 5-6 मूल्यों पर, वैल्यूज पर उन्होंने चर्चा की और अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। इसीलिए इनके सिद्धांत का नाम है व्यक्तित्व का मूल्यों का सिद्धांत, जो देने वाले हैं स्पेंसर महोदय। फिर हम अगर चर्चा में देखा जाए तो व्यक्तित्व के सिद्धांतों के अंतर्गत मांग का सिद्धांत आता है, जिसे दिया था हेनरी मुर्रे ने। आप इसे लिखिए, इसके जो प्रवर्तक हैं हेनरी मुर्रे। यहाँ मांग के सिद्धांत में हेनरी मुर्रे ने 40 मांगे बताई हैं, जिसका विस्तृत वर्णन व्यक्तित्व के सिद्धांतों की अगली कक्षा में आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व को लेकर हमने सामान्य सा अर्थ, व्यक्तित्व को लेकर उसकी परिभाषाएं, व्यक्तित्व को लेकर उसकी विशेषताएं, व्यक्तित्व को लेकर उसके सिद्धांतों का यहाँ थोड़ा वर्णन देखा है। अगली कक्षा में निश्चित रूप से व्यक्तित्व का विस्तृत वर्णन आपको देखने को मिलेगा। ऑडियो कक्षाएं आपको अभी दी जा रही है। कोरोना के संकट काल में आप अपने आप को सुरक्षित रखें, घर में रहें और अपनी तैयारी जारी रखते रहें, क्योंकि निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षाएं होगी ही होगी। थोड़ा आगे पीछे इसका समय हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से ये होना तय है। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ, मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा निरंतर। आपकी सेवा में चिरायु जोशी, स्वास्तिक कोचिंग संस्थान, उदयपुर। धन्यवाद।